नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड क्लास 8 साइंस का ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची क्लास 8 साइंस का ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है। एग्जाम पेपर में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 50 मार्क्स का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम एग्जाम पेपर 2026 के लिए क्लास 8 साइंस यानी कि विज्ञान पेपर का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये प्रीवियस ईयर का मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर 50 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो एग्जाम पेपर 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सवाल डायरेक्ट एग्जाम पेपर 2026 में छपने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो, उसे क्या कहते हैं? कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो, उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तक कहते हैं, उत्तक। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 2 कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है? एक कोशिकीय जीव कौन सा है? मक्खी, केंचुआ, अमीबा या फिर तितली? एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव अमीबा हो जाएगा। अमीबा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 3 कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका, कोशिका झिल्ली, उत्तक या फिर कोशिका झिल्ली? सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? सेल यानी कि कोशिका है। कोशिका की खोज कब की गई थी? 1665 ईस्वी में, याद रखना। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ये आपको याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 4 निम्न में से अधातु कौन सी है? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें सभी। अधातु, ये सभी जो है अधातु के उदाहरण है। सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 5 निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? पटाखों में, उर्वरक में, खाना बनाने के बर्तन में, सभी में। धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? पटाखों में, उर्वरक में, खाना बनाने के बर्तन में, इन सभी में। तो ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, इनमें सभी। कौन सी एकमात्र धातु है जिसमें विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक, तो देखिए अधातु जो है ना, ये विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा धातु है जिसमें विद्युत प्रभावित होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत की सुचालक है। नेक्स्ट सवाल कि सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नमक, खाद्य तेल, चीनी या फिर इनमें सभी? सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नमक का, खाद्य तेल का, चीनी का, इन सभी का। तो ऑप्शन डी सही होगा, इनमें सभी। प्रश्न संख्या 8 कि लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? तो जीवाणु का नाम है राइजोबियम। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा, राइजोबियम, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 9 कि भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होता है? जीवाणु से, कवक से, शैवाल से या फिर बीजाणु? तो ऑप्शन डी सही होगा, बीजाणु, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 10 कि विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत धारा, विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन या फिर चालकता? तो विद्युत लेपन कहलाती है, विद्युत लेपन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 11 कि कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? नींबू रस, नल का पानी, सिरका, आसुद जल? तो आसुद जल जो है एक कुचालक होता है, बाकी जो है सुचालक है जिसमें विद्युत प्रभावित होती है। नींबू का रस, नल का पानी, सिरका। विद्युत अपघटन का उपयोग होता है, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। ठीक है, इन सभी में। तो ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी इनमें सभी। नेक्स्ट सवाल कि निम्न में से कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? निषेचन, कायांतरण, मुकुलन या फिर गर्भधारण?
तो अलैंगिक विधि यहाँ पर कौन सा होगा? अलैंगिक हो जाएगा आपका मुकुलन हो जाएगा, मुकुलन, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 14 कि बाह्य निषेचन किस में होता है? मछली में होता है, स्टार फिश में, मेढक में, इन सभी में। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें सभी। वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन जंतुओं के शरीर के बाहर जल में होता है, ठीक है, तो इनमें सभी होगा। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो युग्मनज, ठीक है, युग्मनज बनता है। अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को ही निषेचन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 कि दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? पेशीय, चुंबक या घर्षण या फिर गुरुत्व? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, घर्षण बल। दो सतहों पर घर्षण के कारण कौन सा बल लगता है? तो घर्षण बल लगता है। एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं, दाब। याद रखना, दाब का ऐसा ही मतलब न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जिसे पास्कल भी कहा जाता है, पास्कल। दाब का ऐसा ही मतलब, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 18 कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित बलों का कौन सा संपर्कित बल है? संपर्कित बल कौन सा हो जाएगा? तो पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल या फिर गुरुत्वाबल? तो यहाँ पर संपर्कित बल कौन सा हो जाएगा? तो मांसपेशीय बल हो जाएगा, जो संपर्क में रहता है, जो टच होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, पेशीय बल हो जाएगा। सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? उष्मा, प्रकाश, दोनों, कोई नहीं। सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? तो उष्मा और प्रकाश, ठीक है, तो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करना है, सभी दोस्तों में शेयर करना है, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्रश्न संख्या 20 को ध्यान से देखिएगा कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस या फिर पेट्रोल? जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, जिसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो कोयला हो जाएगा, लकड़ी भी हो जाएगा और पेट्रोल भी हो जाएगा, लेकिन प्राकृतिक गैस नहीं होगा, ठीक है। तो ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, प्राकृतिक गैस। 21 नंबर का सवाल कि किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? ज्वलनशील पदार्थ, दहनशील पदार्थ होना चाहिए। किसी पदार्थ को दहन करने के लिए पदार्थ दहनशील होना चाहिए, ज्वलन ताप होना चाहिए और ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणामस्वरूप जनन परिपक्वता आती है? बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था? तो ऑप्शन सी सही होगा, किशोरावस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर का सवाल देखिए, क्रोध, चिंता और उत्तेजना, क्रोध, चिंता और उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? क्रोध, चिंता और उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो हार्मोन का नाम है एड्रीनेलिन, ठीक है, एड्रीनेलिन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हो दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। 24 नंबर का सवाल कि बच्चे के लिंग निर्धारण में कौन उत्तरदायी है? माता, पिता, दोनों या फिर कोई नहीं? तो पिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिता, क्योंकि मादा से, ठीक है, मादा से जो है एक्स गुणसूत्र होता है और पिता में XY होता है, ठीक है। जब यहाँ से X आता है और यहाँ से X आता है, XX, तो मादा शिशु का विकास होता है, और जब यहाँ से X आता है और यहाँ से Y आता है तो नर शिशु का विकास होता है। तो यानी कि पिता के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि मादा से तो XX आएगा और यहाँ पर अलग अलग है XY, इसीलिए जो उत्तरदायी है वो पिता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा, पिता के ऊपर निर्भर है कि मादा शिशु का होगा या फिर नर शिशु। प्रश्न संख्या 25 को ध्यान से देखिएगा, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? याद रखिएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, ठीक है। तो 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है?
समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, वास्तविक, धुंधला या फिर कोई नहीं। तो आभासी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर का सवाल कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो पेरिस्कोप। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, पेरिस्कोप। 28 नंबर का सवाल कि काटी गई फसल से बीजों या दानों का अलग करना क्या कहलाता है? बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है, थ्रेसिंग। तो ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, थ्रेसिंग। प्रश्न संख्या 29 कि अनाज के भंडारण के लिए अनाज में की नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 14% से कम होनी चाहिए, 14% से कम होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी सही होगा। 30 नंबर का सवाल कि किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? किस जीव को? तो केंचुआ को। ठीक है, केंचुआ को याद रखिएगा किसान का मित्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 31 की सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य का सबसे ऊपरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी सही होगा। 32 नंबर का सवाल कि निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? याद रखिएगा प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, चंद्रमा जो है प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन बी सही होगा। सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने वाला है। ये सवाल डायरेक्ट एग्जाम पेपर में आने वाला है। बस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। 33 नंबर का सवाल कि किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति या फिर मंगल? किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? 33 नंबर का सवाल, तो ये बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह भी है और द्रव्यमान भी सबसे इसका ज़्यादा है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और इसका द्रव्यमान भी सबसे अधिक है। घर्षण हमेशा आरोपित बल का विरोध करती है। ठीक है, घर्षण हमेशा आरोपित बल का विरोध करती है। 34 का डी सही होगा। 35 नंबर का घर्षण किसके ऊपर निर्भर करता है? पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तुओं के भार पर, दोनों पर, इनमें से किसी पर नहीं। तो दोनों पर हो जाएगा, पृष्ठ की प्रकृति पर और वस्तु के भार पर निर्भर करता है घर्षण। ठीक है, तो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर का सवाल घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन है? घर्षण तब बढ़ता है जब सतह उबड़ खबड़ होता है, रुखड़ा होता है। ठीक है, रुखड़ा तो ज़्यादा घर्षण होगा। ठीक है, और ज़्यादा चिकना होगा तो घर्षण कम हो जाएगा। जैसे कि हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो वहाँ पर पाउडर छिड़काते हैं क्योंकि वो घर्षण कम करने के लिए। ठीक है, और उबड़ खबड़ होगा तो घर्षण ज़्यादा होगा। इनमें से कौन संश्लेषित रेखा है? नायलॉन, सूती, रेशमी, ऊन? इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? तो नायलॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन। ये संश्लेषित रेशा है और सूती, रेशमी और ऊन ये प्राकृतिक है। निम्न में कौन 4R में नहीं है? 4R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर। ठीक है, प्लास्टिक का कम उपयोग करना है, पुनः उपयोग करना है, पुनः चक्रित, पुनः प्राप्त। ठीक है, तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल भी है लेकिन यहाँ पर रिमूव लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ज, मीटर, सेकंड या फिर पास्कल? तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है हर्ज। ऑप्शन ए सही होगा, हर्ज। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? तो आवर्तकाल कहते हैं, आवर्तकाल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आवर्तकाल। 42 नंबर का सवाल ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु या गैस में? ठोस, द्रव, गैस, सभी में। तो ऑप्शन डी सही होगा। ध्वनि संचरित होता है, ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी, इन तीनों में होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 43 नंबर का सवाल किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भूसंपर्कण, तड़ित, प्रतिकर्षण, इनमें से कोई नहीं।
तो भू संपर्कण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 44 की भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा, वोल्ट मीटर पर, आमीटर पर या फिर गैल्वेनोमीटर पर? तो सिस्मोग्राफ द्वारा इसे मापा जाता है। सिस्मोग्राफ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सिस्मोग्राफ। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 45 नंबर का सवाल, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो ऑप्शन बी सही होगा। 46 नंबर का सवाल, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? तो एरोसोल कहते हैं, एरोसोल। ऑप्शन बी सही होगा। 47 नंबर का सवाल, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी है? तो देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है ना, ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है ना 21% है, ये दूसरे नंबर पर है। और नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, नाइट्रोजन 78% है वायुमंडल में, 78, जबकि ऑक्सीजन 21। दोनों को याद रखना। 48 नंबर का सवाल कि वन उन्मूलन का स्थायी हल क्या है? मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, पुनर्वनरोपण या फिर पुनः चक्रण? तो वन रोपण ये जो है ये आपका सही होगा, ठीक है। पौधा लगाना, पुनर्वनरोपण, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का सवाल देखिए, 49 नंबर का सवाल देखिए। इसके बाद जल्द ही सोशल साइंस का वीडियो अपलोड होने वाला है। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। 49 नंबर का सवाल कि काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को, ठीक है, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 50 नंबर का सवाल, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल प्राकृतिक है, हवा भी प्राकृतिक है, सूर्य का प्रकाश भी प्राकृतिक है, लेकिन कपड़ा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये मानव निर्मित है। मानव द्वारा इसे बनाया जाता है कपड़ा को। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।